हाय स्टूडेंट्स, क्या 5 मिनट्स में आफ्टर इंटरसेक्शुअल कोर्सेज स्पर्म जो है वो मूव करके जो है फीमेल के सेकेंडरी ऊज साइड तक पहुंच सकता है? दूसरा, क्या कभी भी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव करते हैं एजैकुलेट करने से पहले क्या वो अपनी टेल का कहीं इस्तेमाल करते हैं? तीसरा, कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्यों हो जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्यों होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो क्यों नहीं होता? इसके अलावा क्या सच में ह्यूमन बींग्स में विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है? क्या सच में जो है फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन होता है? और क्या सच में ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है फास्ट जो पोलीस्पर्मी ब्लॉकेज है वो होती है? सो विद ऑल दिस, आई एम भूपिंदर सिंह. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विद यू पीपल, दैट इज फर्टिलाइजेशन. सो अब हम दूसरा स्टेप इसमें देखने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. क्यों लिखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? मेल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेल में कैपेसिटेशन क्यों नहीं हो रही? यहां एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे उस क्वेश्चन का आंसर देता चलूं कि क्या स्पर्म जो हैं वो मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब वो मैच्योर होते हैं एपिडिडमिस में स्टोरेज होती है, आगे मूव करते हैं, तो क्या उस टाइम वो मूवमेंट जो है उनके जो है वो फ्लैजिलम की वजह से होती है या नहीं? आंसर है नहीं, क्योंकि फ्लैजिलम मूव करता ही नहीं है अंदर. वो सारे जो फ्लूइड अंदर हैं वो उसको सिर्फ जो है डंप कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड साथ लेके जा रहे हैं. वो स्पर्म का अपना टेल अंदर मूव नहीं करता है. ये बात को आप याद रखिएगा. अंदर मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म अपने टेल को यूटिलाइज नहीं करता है, एनर्जी यूज नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. इसमें ये कैपेबिलिटी कब आएगी? जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, उसमें कैपेसिटेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, तब ये यूज करेगा. हाँ, अगर उस टाइम अंदर मेल के टेस्टिस से उठा के जो है ओवम के ऊपर, अगर आप सेकेंडरी साइड के ऊपर आप स्पर्म को रख भी दें, फर्टिलाइजेशन नहीं करके, कैपेसिटेशन करनी पड़ती है. उसको वो 6 से 7 घंटे का सफर खुद तय करना पड़ेगा. जब वो 6 से 7 आवर्स का जो है डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तभी वो, मतलब कहने का मतलब कि कैपेसिटेशन होती है, तभी वो कैपेबल होता है कि वो फर्टिलाइज कर सके. अदरवाइज वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर सकता. तो हम कहते हैं कैपेसिटेशन क्या है, कैपेसिटेशन मेल में क्यों नहीं हो रही? उसका रीजन मैंने कहा क्योंकि मेल में जो है फीमेल में क्यों हो रही है, मेल में क्यों नहीं हो रही? तो फीमेल की बात करते हैं. क्योंकि फीमेल में कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो है. यहां स्पर्म की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, ये पढ़ेंगे हम डिटेल में क्या है उसमें. और दूसरा, फीमेल में हाई बाइकार्बोनेट आयन कंटेंट है, इसी वजह से हो रही है. तीसरा, उसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है अंदर, तभी हो रही है. और चौथा जो है हाई स्टीरॉयल बाइंडिंग, स्टीरोल्स को बाइंड करने वाले, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाते हैं, उसको बाइंड करने वाले एल्बुमिन, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है. दैट्स वाई जो है कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता. इस कैपेसिटेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था रसल ऑस्टिन ने 1952. तो क्या है ये कैपेसिटेशन? को हम प्राइमिंग भी बोलते हैं भाई, PRIMING. प्राइमिंग और कैपेसिटेशन क्या है? कंडीशनिंग करना. स्पर्म जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आए हैं उनको अभी एक तरफ से हम ये कहें कि वो बिल्कुल रेडी नहीं है, उनमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अपना वेट जो है बहुत ज्यादा है उनका, उसको रिमूव करना है. दैट्स वाई वो मूव कर सकते हैं परफेक्टली. हालांकि पीछे स्पर्मियोजेनेसिस में उन्होंने अपना स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया था कि वो मूव कर सके, लेकिन अभी भी कुछ इंप्योरिटीज उनके साथ जो है अटैच्ड हैं, उनको थोड़ा सा रिमूव करना है, उसके वेट को थोड़ा रिड्यूस करना है, तभी वो जो है अच्छी तरीके से मूव कर पाएगा. तो कैपेसिटेशन क्या था? कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म. कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहां हो सकती है? यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है. फॉर टू रिमूव द इनएक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस ओवर स्पर्म वाया डिफरेंट एंजाइम्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू अनकवर स्पर्म रिसेप्टर्स. वो प्रोटीन्स कुछ छुपी हुई हैं, इंटीग्रिन प्रोटीन छुपी हैं, बड़े डिटेल में हम उसको पढ़ने वाले हैं. उनको जो है इंप्योरिटीज को रिमूव करके उनको बाहर लाना, ये पर्पस है इसका कैपेसिटेशन का, ठीक है. ये कितना टाइम पीरियड लगता है? कहता है 6 से 7 घंटे लगते हैं. किसमें? कैपेसिटेशन के प्रोसेस को अकर होने में, ठीक है. सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म ही कैपेबल है कि वो कोरोना रेडिएटा को पियर्स करके आगे पहुंच सके. कहां? ओवम तक या जोना पैरासूटा तक पहुंच सके. अदरवाइज कैपेसिटेटेड स्पर्म नहीं होगा तो वो वहां नहीं पहुंच सकता है, ठीक है.
अब क्या चीजें रिमूव करनी है वहां से स्पर्म के ऊपर से? एक आ गया सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन, जो सेमिनल फ्लूइड था उसमें प्लाज्मा प्रोटीन, इसको रिमूव करना है। कुछ कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने हैं, सॉरी स्टीरोल्स रिमूव करने हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल आते हैं। फॉस्फोलिपिड रिमूव करने हैं जो 70% तक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल 25% तक होते हैं। इसके अलावा सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है 5% तक ये भी है, इनको भी रिमूव करना है। और हाँ, एक चीज और जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हुई है, दैट इज FPP, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग जो है पेप्टाइड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड से स्क्रीट होते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से स्क्रीट होते हैं और जब सीमन आगे मूव करते हैं वो उनके साथ मिंगल हो जाते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये उनके साथ रहते हैं। हालांकि बहुत सारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये क्लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो इंटैक्ट रहते हैं, इनको भी रिमूव करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? कहता जब आपने स्पर्म को कैपेसिटेट कर दिया तो उसके क्या फर्क पड़ने वाला है? इट इंप्रूव्स द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या करेंगे? ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंप्रूव करेगा। कैपेसिटेशन नहीं होगी तो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होगी, हाइपर एक्टिवेट नहीं होगा, जिससे एक्रोसोमल जो कंटेंट है उसमें वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्पर्म कैपेसिटेट होके आया है। देखिए, कैपेसिटेट होने के बाद स्पर्म की मूवमेंट देखिएगा बहुत हाइपर एक्टिव हो गया है। इसकी टेल की मूवमेंट देखिएगा। अब ये जो है ये विप लाइक मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है स्पर्ल मूवमेंट शो कर रहा है और सेकेंडरी oocyte की तरफ जा रहा है। सेकेंडरी oocyte की सबसे बाहर की लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा जो है, उसके सेल्स देखिएगा किस तरह से ये सेल्स हैं। इन सेल्स को कैपेसिटेट होने के बाद ही ये पर्स कर सकता है, और इसको पर्स करने के बाद इससे अंदर जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज जोना पैलेसुडा, उसके ऊपर जाके जैसे ही ये टच होगा, ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन होगी कैपेसिटेशन के बाद, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। उसमें जो है ये केमिकल्स वगैरह रिलीज होंगे। उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन में ये जो है मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने के बाद जो है ये पूरे का पूरा जोना पैलेसुडा से जो है वो पेनिट्रेट करके अंदर आएगा, और अंदर उसके बाद नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो लास्ट मेम्ब्रेन थी ओवम की सेकेंडरी oocyte की, दैट इज ऊलीमा के ऊपर जो है ये आके अटैच होगा। ये देखिए विलाय जो मैं डिस्कस कर रहा था अपनी पहली वीडियोज़ में, ये उसके ऊपर आके स्पर्म जो है वो इंटैक्ट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिसमें हम फर्दर बात करेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन वगैरह, तो इस तरह से पूरे का पूरा स्पर्म आप देख रहे हैं वो मर्ज होने जा रहा है किसमें? ऊलीमा में। सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है हो एक्रोसोमल कंटेंट ऑफ स्पर्म 2। ठीक है, इट आल्सो प्रमोट्स, हाँ एक दो चीजें लिखने वाला हूं मैं यहाँ, इट आल्सो प्रमोट थर्मोटैक्सिस एंड कीमोटैक्सिस। मैंने आपसे कहा था कि केमिकल अट्रैक्शन नहीं है बाहर, अंदर केमिकल अट्रैक्शन हो रही है, देखिएगा कैसे हो रही है। और दूसरा थर्मोटैक्सिस, मतलब थर्मोटैक्सिस ग्रेडियंट बनते हैं और कीमोटैक्सिस ग्रेडियंट बनते हैं कैसे, मतलब हीट का क्या रोल रहता है वहां पे, वो भी हम यहां देखेंगे। क्यूमुलस रिलीज, हाँ इसमें देखेंगे हम क्या था, जो क्यूमुलस ओफोरस सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एम्पुला में। ठीक है, ये एक तरह का अट्रैक्शन जो है केमिकल अट्रैक्शन, और यहां के टेम्परेचर में जो है वो फ्लक्चुएशन रहती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो थर्मोटैक्सिस भी ग्रेडियंट भी यहां रहेगा। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं जब कैपेसिटेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अब आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म इज एबल टू ड्रिल। जब कैपेसिटेशन नहीं होगी तो ये जो है कोरोना रेडिएटा दैट इज क्यूमुलस ओफोरस के सेल जो लूज हैं उनमें से अंदर नहीं जा पाएगा। अब कैपेसिटेशन होने में क्या चाहिए, कैपेसिटेशन कैसे होगी? कैपेसिटेशन कैसे होगी? कैपेसिटेशन के लिए देखिएगा क्या है कैपेसिटेशन, जो एक्टिवेट करना, हाइपर एक्टिवेशन करनी है, मोटिलिटी इंक्रीज करनी है, कैसे करनी है? कहता है कि क्या है, जो मेल का ये रहा, ये जो आप देख पा रहे हैं ना डायग्राम, ये पूरी ये डायग्राम जो है स्पर्म के मेम्ब्रेन की है। ठीक है, इसके अंदर ये स्पर्म का कंटेंट है और बाहर यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बाहर, ये स्पर्म की मेम्ब्रेन है, और ये बाहर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और अंदर स्पर्म का कंटेंट है। ठीक है, स्पर्म का फ्लूइड है। अब समझिएगा, इसमें मैंने कहा क्या होना है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज को रिमूव करना है या कुछ ऐसी चीजों को रिमूव करना है जो उसके रिसेप्टर्स को रोके हुए हैं, छुपाए हुए हैं, उनको रिमूव करना है। वो क्या है? तो हम यहां अगर आते चलें तो यहां पे एक लिपिड रैफ्ट होता है। कहां? स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? लिपिड रैफ्ट। ये यहाँ अगर आप ऊपर डायग्राम में देख पा रहे हो तो लिपिड रैफ्ट को देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ जो है बाहर एक एल्बुमिन है और अंदर सेमिनोलिपिड है। ये कोलेस्ट्रॉल, सेमिनोलिपिड और प्लस कुछ इंटीग्रिन प्रोटीन्स जो हैं ये मिलके बनाती हैं क्या? लिपिड रैफ्ट। और बाहर जो एल्बुमिन दिया हुआ है यही इस कोलेस्ट्रॉल को इससे सेपरेट करके बाहर ले जाएगा ताकि जो है प्रोटीन एक्टिवेट। ये लिपिड रैफ्ट क्या है? इससे क्या होता है? इट इन्फ्लुएंसेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड रिसेप्टर ट्रैफिकिंग।
इसने क्या करा होता है, मेम्ब्रेन को उस सेंस में रोका हुआ होता है कि कोई भी चीज उसके अंदर घुस ना पाए, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखा होता है। दूसरा, वो रिसेप्टर्स को छुपा के रखा होता है जो स्पर्म ओवम के सेल्स के साथ जो है वो फ्यूज करने वाले हैं। देखिए ये क्या है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। ये देखिए फास्फोबाइलिपिड की लेयर, इसका हेड रीजन और टेल रीजन, ठीक है, ये इनकी अरेंजमेंट दिखाई हुई है रेड में। एक इसके बीच में अगर आप देख पा रहे हो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है। दो, इसके साथ एक और आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है स्फिंगोलिपिड्स। मैंने क्या कहा, ये रहा फास्फोलिपिड की बाइलेयर, बीच में कोलेस्ट्रॉल है और उसके साथ क्या बाइंडेड है, दैट इज स्फिंगोलिपिड। ये दोनों की इंटरेक्शन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखना क्या निकालना है बाहर, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ स्फिंगोलिपिड्स की अटैचमेंट, और इनके साथ ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं, ये इंटीग्रिन प्रोटीन्स हैं जिनको इन्होंने हाइड करा हुआ है। अब क्या होता है, कैपेसिटेशन के दौरान इस स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होता है, कोलेस्ट्रॉल बाहर निकाला जाता है। ये देखिए, ये रहा, किसकी वजह से निकलेगा, जो यहां पे एल्बुमिन थी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये ब्लू में ड्रा की हुई है, ये कोलेस्ट्रॉल को बाहर खींचती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स। इसके होने से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जब इफ्लक्स होता है, ये जो लिपिड रैफ्ट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड और इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो है एसोसिएटेड थी। जब ये इनका इंटरेक्शन या एसोसिएशन खत्म होगी, कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा। अब मेम्ब्रेन की क्या हुआ, फ्लूइडिटी पे फर्क पड़ेगा, वो उस तरह से इंटैक्ट नहीं रहेगी। और इसी की वजह से क्या होगा, सबसे पहला स्टेप बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि एल्बुमिन ने यहां से इसको बाहर निकाल दिया, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में थी, पहले कह दिया आपसे ये, इसीलिए फीमेल में ये है जो कैपेसिटेशन हो रही है। तो बाइकार्बोनेट आयन इनफ्लक्स करेंगे मेम्ब्रेन से गेटेड चैनल्स के थ्रू, बाइकार्बोनेट आयन अंदर। आप सिर्फ समझिए कि मेम्ब्रेन से बाइकार्बोनेट आयन जो है अंदर आ गए। एक, जब बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ गए, क्योंकि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो इसी कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स की वजह से दूसरा चैनल ओपन होता है, पोटाशियम चैनल। और ये पोटाशियम चैनल क्या करता है, इफ्लक्स करता है, पोटाशियम को अंदर से उठा के बाहर डंप करता है। कहां, फीमेल के ट्रैक्ट में। दो, जैसे ही ये पोटाशियम बाहर गया तो मेम्ब्रेन की अपनी जो पोलराइजेशन स्टेट थी वो डिस्टर्ब हो गई। मेम्ब्रेन, अगर हम उसका कहें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, जैसे ही पोटाशियम बाहर गया वो हाइपर पोलराइज होगी, बढ़ गया उसका पोलराइजेशन स्टेट, वो -90 मिली वोल्ट हो गया। इसके हाइपर पोलराइज्ड होने की वजह से दूसरा चैनल खुल गया है, एक और, ये रहा कैल्शियम चैनल। और कैल्शियम क्या करे, कैल्शियम बाहर से अंदर आए, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। दो चीजें हो रही हैं, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आए हैं, पोटाशियम बाहर गया है, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम अंदर आया है। जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन और कैल्शियम ने मिलके जो है सॉल्युबल एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर दिया। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है जो नॉन साइक्लिक कंटेंट को साइक्लिक में कन्वर्ट करता है। इसने फर्दर एक्टिवेशन के बाद क्या किया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। किसने, सॉल्युबल एडिनाइल साइक्लेस में, जो मेम्ब्रेन में था, एक्टिवेट किसने किया, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ने। इसने ए नॉन साइक्लिक को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया। उसने फर्दर जो है वो एक्टिवेट किया किसको, इस प्रोटीन टायरोसिन काइनेस को वाया पीकेए, प्रोटीन काइनेस ए। इस साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेस ए के थ्रू प्रोटीन टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट किया, जिसने क्या किया, प्रोटीन टायरोसिन फास्फोरिलेशन की और कैपेसिटेशन।
सो स्टूडेंट, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप इस जो है पिक्चर में देख सकते हैं। साइक्लिक एएमपी को देख सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो देख सकते हैं, पोटाशियम कैल्शियम आयन उनके चैनल देख सकते हैं, पीटीए देख सकते हैं, पीटीके देख सकते हैं। हो गई कैपेसिटेशन हो गई का क्या मतलब हो गया? कैपेसिटेशन मतलब जितने भी एंजाइम्स थे, प्रोटीन्स थे, वो एक्टिवेट हो गए हैं। अब जो स्पर्म के टॉप पे हम बात कर रहे थे, एक्रोसोम था यहां, बस उसके एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए हैं, बाहर निकले। ये पूरा प्रोसेस बहुत लेंथी है, मैं सिंपल आपको समझाना चाह रहा था। और जहां से ये कैल्शियम अंदर घुसा है, ये स्पर्म के ऊपर इस कैल्शियम चैनल को हम कैट्सपर चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैट्सपर, CATSPER। इस कैट्सपर चैनल से कैल्शियम अंदर घुसा है और इसने फर्दर जो है अब स्पर्म में क्या चेंज ला दी है? स्पर्म में अब हाइपर एक्टिवेशन हो गई है। उसकी टेल जो है, जो पहले अंडुलेटिंग मूवमेंट शो कर रही थी, वो विप लाइक, ऐसे जिसको हम बोलते हैं विपलैश मूवमेंट। यहाँ देखिए जो मैं बात कर रहा था, स्पर्म जो है अब विप लाइक मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है, विरलिंग मूवमेंट शो कर रहा है और वो आगे प्रोसीड कर रहा है रिप्रोडक्शन करते हुए। अब कहां जाने वाला है? कैपेसिटेट होके बड़े जल्दी से जो है वो ओवम तक पहुंचने वाला है। लेकिन ओवम में पहुंचने से पहले अब स्पर्म जो है वो यहां पहुंचने वाला है। अब दो प्रोसेसेस यहां होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ओवम में जो बाहर सेल्स थे, क्यूमुलस ओफोरस, वो सेल्स रिलीज कर रहे थे प्रोजेस्ट्रॉन, वो एक तरह का केमिकल अट्रैक्टेंट था। अब ये स्पर्म कैपेसिटेट होने के बाद उस केमिकल अट्रैक्टेंट की तरफ जो है वो पहुंचेगा, एक चेंज। और दूसरा, क्योंकि यहां पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसको हमने क्या दिया था, क्या? कीमोटैक्सिस ग्रेडियंट, ठीक है। और यहां थर्मोटैक्सिस ग्रेडियंट में यहां और यहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो ये जो है थर्मो ग्रेडियंट की वजह से भी ये यहां से यहां इस ओवम की तरफ जो है वो मूव करता है, जिसको सेकेंडरी ओसेट करे। अब ये क्वेश्चन है क्या सर, ये ओवम जो है, स्पर्म जो है वो क्या इधर ही जाएंगे? इधर नहीं जाएंगे, चाहते हैं भाई, वो डायरेक्शनलेस हैं। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं है उनको, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो जा रहा है, अपने आप को सेक्रीफाइस करता जा रहा है, दूसरों के लिए रास्ता बना रहा है। कुछ को कैपेसिटेशन से क्या चेंज आई? मैंने कहा इस कैपेसिटेशन की वजह से जो है अब स्पर्म कैपेबल हो गया है कि जो फ्रुक्टोज, उस फ्रुक्टोज को वो बड़े जल्दी से यूटिलाइज करेगा। कौन से? क्योंकि उसके पास टाइम कम है, ठीक है। वो फ्रुक्टोज को जल्दी से यूटिलाइज करेगा, जो साथ लेके आया हुआ है, पीछे बल्क में कुछ नहीं है उसके पास, जो साथ में है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू उस फ्रुक्टोज को यूज करेगा। और स्पर्म हाइपर एक्टिवेटेड हो गए अपनी टेल की हेल्प से, जो है फ्लैजेलम की वजह से यहां फीमेल के ओवम के साथ जो है, ओवम के पास जो है वो पहुंच जाएगा। जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगी वो कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेशन होगी उसके अंदर जो है वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब बाहर से सिर्फ उस मेम्ब्रेन को रिमूव करना बचा हुआ है, ताकि एक्टिवेटेड एंजाइम जो है वो आगे फर्दर जो है ज़ोना पैरासुडा के साथ रिएक्ट कर सकें। अदरवाइज जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती जब तक वो एक्टिवेशन नहीं करते। तो इसका मतलब है एक्टिवेशन के लिए, कैपेसिटेशन के लिए पीटीके, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज और हाइपर पोलराइजेशन होना जो है बहुत जरूरी है, अदरवाइज कैपेसिटेशन